तो आज हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुपद से पहले हम लोग जो रूट का मान निकालने के लिए सीख रहे थे, तो कुछ और मान देख लेते जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो। पिछले क्लास में 625, 225 ये सब का निकाल रहे थे, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा था। आज देखेंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे क्या √2 है, √2 का मान कैसे निकालेंगे। तो प्रोसेस वही है, जो विधि से बताए तो उसी तरह भी मान निकालना। तो यहाँ 2 लिख देना है। तो किससे लगाएंगे फर्स्ट टाइम में? 1 से। कितना से? 1 से। तो कितना बार में लगाएंगे? 1 से लगाएंगे एक बार में। तो जो लगा है वो यहाँ लिखना है, तो 1 आ गया। तो घटा कर कितना आएगा? 1। अब ये दोनों क्या करके लिखते हैं? जोड़ करके लिखते हैं। हमको इसका मान निकालना है। पूर्ण वर्गमूल तो नहीं है जो पूरा पूरा कट जाएगा, तो मान निकालना। तो इसके लिए हम दशमलव इस तरह भाग में देते उस तरह दशमलव देंगे। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर इसमें दशमलव देंगे तो दशमलव के बदला इसमें 2 जीरो बैठाना है। कितना जीरो बैठाना है? 2 जीरो बैठाना है। दशमलव के बदले कितना जीरो बैठाना है? 2 जीरो। तो 2 जीरो बैठा दिए। तो अब चेक करके लगाना है कि देख कितना बार लगता है। एक बार में 21, 2 बार में 44, 4 बार में 96। 4 बार में कितना आया? तो हम बोले नहीं यहाँ तो 2 है, लेकिन अगर 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में लगाने का मतलब यहाँ 4 तो नीचे भी कितना लगाएंगे? 4 लिख करके 4 से ही गुना करना है। तो कितना बार में लगाएंगे इसका मतलब 4 बार में लगा रहे। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 4। तो कितना आ गया 4 बार में? 96। 4 बार में कितना आ गया? 96। अब ये घटेगा कितना आ जाएगा? 4 घटेगा तो 4। और यहाँ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 28। यहाँ कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 2-3 अंक तक निकाल के देखते हैं। तो फिर दशमलव तो क्या बार दशमलव थे या भाग में? नहीं ना, तो एक ही बार दशमलव। इसके लिए फिर 2 जीरो। दशमलव के लिए 2 जीरो। तो यहाँ 28 है। यहाँ कितना है? अब वो तो 28 दिए, अगर एक बार में लगा दिए तो ये कितना हो गया? 281। तो एक बार में लगाएंगे तो 281 ना होगा, एक बार में गुना करेंगे तो। अब यहाँ लिखेंगे अगर 2, यहाँ लिखेंगे अगर 2, तो इसका मतलब कितना हो गया? 282। अगर इसका यहाँ 2 लिखे तो गुना में कितना करना पड़ेगा? 2 से ही। तो 282 है और यहाँ 400 है। 200 का ही अगर 200 रहता तो 400 होता। यहाँ 200 से तो 82 अधिक है, तो 400 से बहुत अधिक हो जाएगा। तो 4 बार में नहीं लगा, 2 बार में नहीं लगा सकते। तो कितना बार में लगाएंगे? एक बार में लगाएंगे। कितना? 281 लगा दिए। ठीक है। तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ घटा के लिखते हैं। तो कितना हो गया? 9। यहाँ कितना हो गया? 1। कितना हो गया? यहाँ भी कितना? ठीक है। यहाँ जोड़ के लिखेंगे 282। जोड़ कर कितना हो गया? जोड़ कर कितना हो गया? 282। और आगे तक तो कितना बार में लगाया अभी हम? एक बार में। यहाँ लिख देंगे 1। और लगा सकते हैं, जितना मन हो उतना बार लगा सकते हैं। तो फिर 2 जीरो बैठाएंगे। हम कितना जीरो बैठाएंगे? फिर 2 जीरो बैठाएंगे। तो इस बार चेक करके देखते रहे हमें कितना बार में लगाता है। 4 बार में लगा के देखते कितना होता है। $11,296। यहाँ कितना? 11,900। तो अगर 5 बार में लगा के देखेंगे तो चेक करते हैं 5 बार में कितना आता है। 5। तो यहाँ भी कितना लिखेंगे? 5। तो यहाँ हो गया 14,000। 5 बार में कितना आ रहा? 14,000। तो कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में ही लगा देंगे। 11,296। 4 बार में लगाएंगे। कितना बार में? तो यहाँ भी कितना लिखेंगे? 4। तो 11,296। तो यहाँ जब 4 लिखे तो यहाँ भी कितना? 4। अब घटा लो, यहाँ पे कितना हो गया? 406। अब यहाँ जोड़ दो 8 2 8 2। तो आ गया। हम जब परिमेय से अपरिमेय संख्या पढ़ा रहे थे लिखे थे कि √2 का मान होता है 1.414। तो निकल गया। आ गया। और अंक तक भी निकाल सकते हैं आगे और अंक तक चेक और भी आगे लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार रूट का मान निकालते हैं, जिसका मान पूर्ण वर्गमूल निकले या नहीं निकले। वर्गमूल अगर निकालना है किसी के तो यही प्रोसेस लगाना। पूर्ण वर्गमूल नहीं, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा तो दशमलव देंगे, लेकिन ध्यान रखना दशमलव इसमें कितना जीरो लेते हैं? 2 जीरो लिखते हैं। अब √3 का मान निकाल के देखते हैं। इसके बाद हम लोग बहुपद पढ़ेंगे √3 का मान। तो √3 का मान भी वही विधि से निकलेगा।
जैसे लिख दिए 3, तो किससे लगा सकते हैं 3 को? 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितना से लगाएंगे इसको भी? 1 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ? 1। यहाँ 1 लिखे हैं तो 1 लगा रहे थे, 1 को 2 बार लिखना है, 1 1, तो कितना हो गया जोड़ करके आ गया 2। अब यहाँ क्या करके लिखते हैं? घटाएंगे भी तो कितना बार में लगाए थे? 1 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब यहाँ पे कोई अंक है जो नीचे उतारेंगे? नहीं उतारेंगे, तो दशमलव देंगे। यहाँ क्या दे देंगे? दशमलव वाला कितना? 0, 2 0, कितना 0 दे करके लगाते हैं, कितना बार में लगेगा? अगर 8 बार में लगाते हैं तो 64 के 4 अंत मेरा 6, 16 16 6 22, 224 हो गया। कितना हो गया? अब वहाँ कितना है? 7 बार में चेक करते हैं, कितना बार में लगा के देखेंगे। पहले चेक करेंगे कितना बार में लगता है। 189, 7 बार में कितना लग गया? 7 बार में ही लगाएंगे, क्योंकि 8 बार में ज़्यादा हो रहा है। तो 189, तो कितना हो गया? 1 1, जोड़ कर कितना हो गया? 34 हो गया ना। तो कितना बार में लगाए थे? 7 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 7। यहाँ तक समझ गया? और लगा देखेंगे, दशमलव के 2-3 अंक तक लगा के चेक कर लेते हैं। तो फिर 2 0 बैठाएंगे यहाँ पर, नंबर कितना 0, फिर 2 0, कितना बैठा देंगे? 2 0। दशमलव के बदला इसमें कितना 0 लेते हैं? 2 0। तो अब देखते हैं कितना टाइम से लगेगा। यहाँ पे 34 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? 34। अब यहाँ अगर कुछ भी लिखेंगे तो ये 300 में बदल जाएगा। कितना में? 1 लिखेंगे तो 341 होगा, 2 लिखेंगे 342 होगा। तो देखेंगे 300 के आसपास आ गया ना। यहाँ कितना? 1100। तो 300 को कितना से गुना करेंगे? 1100 के आसपास जाएगा। 3 बार में गुना करेंगे तो 900, 4 बार में गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना है? 1100। तो 3 बार में लगा के चेक करते, कितना बार में? ये 343 को 3 से गुना करके देखते हैं। 9 10 29, 3 बार में कितना आ गया? 4 बार में तो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ 300, अगर 300 के आसपास हो जाएगा ना, 344 को 4 से गुना करेंगे तो 4 या 12 थे। इससे भी सिर्फ 300 से भी गुना करते 4 को, तो फिर भी अगर ऐसे भी रहता तो 4 या 1200, तो वहाँ 1100। तो क्या बार में लगाएंगे? 3 बार में ही लगेगा। कितना बार में? 3 बार में ही लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 बार में लगाना है तो 3 है, यहाँ 3, तो नीचे भी 3। यहाँ लिखते हैं गुना करके, यहाँ लिखते हैं क्या करके? गुना करके। यहाँ लिखते हैं जोड़ करके, यहाँ लिखते हैं कितना हो जाएगा? 6 4 3, 6 4 3। और एक अंक तक लगा के चेक करो, कितना आ जाएगा घट के? 1 7 71 आ गया। फिर 2 0 बैठा के देखते हैं, कितना 0? 2 0 बैठाएंगे ना। अब यहाँ देखो कितना, ये सब पे ध्यान देना, अपने से प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ 300 है, 346 कितना? अगर यहाँ 1 भी बैठाएंगे तो कितना में बदल गया? 3000 में। कितना हज़ार में? 3000। और 1 बैठाए तो 1 से गुना करना पड़ेगा, यानी 3000 को ही गुना करना पड़ेगा। 2 बैठाएंगे तो 3462 को 2 बार में, तो यहाँ 3000 3500 के आसपास में है ना। तो 3 दूना 6000, यहाँ पे कितना? 7000। 3 बार में लगाएंगे तो 3 3 9000 हो जाएगा। कितना हज़ार हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। तो क्या बार में लगा के देखेंगे? 2 बार में। क्या बार में? 2 बार में। 2 दूना 4, कितना? 6924, 6900। क्या बार में लगा है? 2 बार में लगा। यहाँ लिख देंगे 2, तो कितना हो गया यहाँ पे? 6 7 1, हाँ हो गया। तो यहाँ जोड़ करके लिख देंगे। 3 अंक तक निकाल लिए वैल्यू, 3 अंक तक का ही जरूरत है ज़्यादा। तो ये कितना निकल गया इसका मान? 1.732। इसके आगे और भी निकल सकता है, तो आगे निकालने का हो तो निकाल देंगे। इसके आगे डॉट डॉट लगा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे के मान क्या होगा? निकलते जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो ये हो गया मान। और आगे तक इसी प्रकार आप लोग घर से निकाल के लाना है। √5, √7, √11, √12, √13, जिसका भी मान होगा, जो भी होगा लिख लिख करके उसका मान निकालते आना। और कितना अंक तक? ज़्यादा निकालेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक तक, दशमलव के बाद 3 अंक तक निकाल के चेक करेंगे। तो ये क्या था? वर्गमूल निकालने का तरीका। क्या था? वर्गमूल निकालने का तरीका।
तो जब भी कहीं वर्गमूल में फंस जाएंगे एग्जाम में तो फटाक से इस तरह से निकालना, प्रैक्टिस रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। नहीं तो इस सब का तो मान ऐसे याद रहना चाहिए, √2 √3 √5 ये सब का मान याद रहना चाहिए। और अगर कोई बड़ा वर्गमूल आ कर गया, ये तो छोटा छोटा ये सब का तो याद होना चाहिए। अगर कोई बड़ा वर्गमूल निकालने का आ गया, निकालना हो तो इसी विधि से निकाल लेंगे। इसी विधि से 3 अंक तक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसको अगर समझ गए ताल्लुकदारी, इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में बहुपद का घात तक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है? किसी भी बहुपद का जो महत्तम घात रहता है, किसी बहुपद में जो महत्तम घात रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद का तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 5। किसी भी बहुपद में सबसे बड़ा यानी चर राशि का जो सबसे बड़ा घात है उसे क्या कहते हैं? बहुपद का घात। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के? तो बहुपद का बांटने का 2 तरीका है। एक है घात के आधार पर, एक है चर राशि के आधार पर। एक है घात के आधार पर और एक है क्या? चर राशि का। कैसे कैसे? तो अगर ऐसे तो 2 टाइप्स में 2 तरह से बांट सकते हैं। एक किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? आधार पर। एक है चर राशि के आधार पर। चर राशि के हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे घात के आधार पर हम इसको भी समझाते हैं यहाँ पर कि आगे कभी आए तो दिक्कत ना। तो घात के आधार पर क्या होता है? इसमें होता है क्या, इसका घात कितना उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखे हम 2x + 3, 2x + 5, 2x प्लस, इसमें घात कितना है? 1। इसमें घात कितना है? तो इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, यानी एक घात वाला बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक घात वाला। इसका घात कितना है यानी पावर कितना है? इसका पावर कितना है? 1 है। यहीं पे लिखे, अगर इसको यही सिर्फ यहाँ पे पावर 2 कर देंगे, +5 यही रहेगा, पावर से बदल इसका द्विघात कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात। इसका घात कितना है? 2, यानी इसका पावर कितना है? द्विघात। यहीं पे 2x पर पावर अगर 3 कर देंगे, त्रिघात बहुपद। कितना बहुपद? त्रिघात बहुपद। तो ये किस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है द्विघात में? ये द्विघात का देखते हैं, हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं घात के आधार पर कैसा कैसा हो सकता है। तो द्विघात बहुपद ऐसा भी होगा तो द्विघात बहुपद होगा। अब ये भी द्विघात बहुपद है। क्यों? इसमें घात 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, तो इसको हम द्विघात बहुपद ही क्यों कहेंगे? क्योंकि हम बताएं कि घात उसका महत्तम घात पर ही निर्भर करता है कि बहुपद का घात कितना है। तो इस बहुपद में बहुपद का घात कितना है? 2। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि महत्तम घात कितना है इसका? 2, तो इसीलिए इसको द्विघात बोल दिए। अब त्रिघात में क्या क्या हो सकता है? ऐसे भी इसको अगर ऐसा भी लिखा रहेगा कहीं पे 2x³ + 3x² - 5x + 2, तो ये भी क्या होगा? तब ये त्रिघात होगा। क्या होगा? क्योंकि इसका महत्तम घात क्या है? त्रिघात। अब ऐसा भी सिर्फ लिखा हुआ 2x³ तो फिर भी इसको त्रिघात बहुपद। कितना पद है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका महत्तम घात कितना है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। तो एक पद में भी लिखा हुआ है तो इसका लेकिन घात कितना है? 3, तो इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। उसके बाद इसमें तो घात 2 वाला भी है, घात 1 वाला भी, लेकिन इसका नाम त्रिघात क्यों पड़ा? क्योंकि महत्तम घात कितना है? 3। महत्तम घात कितना है? तो इसी प्रकार घात बढ़ते जाएगा, 4 आएगा, चतुर्घात बहुपद कहेंगे। तो इसके पावर के अनुसार इसका नाम रखा जाता है। उसमें बहुपद जो भी लिखा हो रहेगा उसका महत्तम घात देखेंगे कितना है। महत्तम घात 2 1 से मतलब नहीं, इसमें महत्तम कितना है? 3। महत्तम कितना है? इसीलिए इसका नाम क्या रख देंगे? इसका नाम होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी घात के आधार वाला ही पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं चर के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया। किसके आधार पर? चर के आधार पर। तो देखते हैं इसमें यहाँ लिखे हैं 2x + 5। तो चर के आधार पर कहने का मतलब इसमें चर की संख्या कितनी है? चर की संख्या कितनी है? कितनी का मतलब कि अलग अलग चर होना चाहिए। यही चर 2 बार लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा। इसमें चर कितना ये लिखा हुआ। अब यहाँ लिखते हैं 2x + y + 3। इसमें 2 चर हो गया, ये एक चर 2 चर।
कितना चर हो गया इसमें, 2 चर। तो इसको बोलेंगे एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला बहुपद। क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। और ये क्या है, 2 चर वाला बहुपद। इसमें 3 चर आ जाएगा तो ये 3 चर वाला बहुपद हो गया। क्या हो गया, 3 चर वाला बहुपद। ये हुआ चर के आधार पर कि अलग अलग चर क्या। इसमें देखो यहाँ पे कितना, 3 बार भी लिखे 2 बार भी लिखे तो दोनों में x एक ही ना चर हुआ, दोनों एक ही चर, भले घात अलग, लेकिन दोनों का अगर इस क्वेश्चन में x का मान 1 आएगा तो यहाँ भी 1 ही होगा, यहाँ भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर 2 आएगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसमें अगर ये x का मान 5 आएगा तो सभी x की जगह कितना होगा, 5 ही हो गया। यानी इसमें एक ही चर है, इसमें कितना है, एक ही चर आता है। इसमें घात सिर्फ बदल रहा है, लेकिन इसमें देखते क्या चर, इसमें एक चर था तो इसमें एक चर वाला बहुपद, इसमें 2 है तो 2 चर वाला बहुपद, 3 चर है तो 3 चर वाला बहुपद। तो हम लोग किसके आधार पर भी पढ़ेंगे, घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के बारे में। किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एक, रैखिक का मतलब ये क्या होता है, रैखिक बोलता है ना, एक रैखिक मतलब सीधा रेखा, एक रेखा, तो उसे कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या सब हो सकता है इसमें कि एक घात हो, चर राशि का घात कितना हो, ये हो गया रैखिक बहुपद। ये क्या हो गया, ये भी रैखिक बहुपद है। सिर्फ x लिखा हुआ तो ये भी रैखिक बहुपद, सिर्फ अगर x है तो वो भी क्या है, रैखिक बहुपद। तो इसमें पावर कितना है सब में, 1, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रैखिक बहुपद। ये सभी क्या है, रैखिक बहुपद का उदाहरण। तो क्या है, क्या परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा बहुपद, वैसी बहुपद जिसका चर राशि का घात केवल क्या हो, 1 हो। चर राशि का घात कितना हो, 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। वैसे बहुपद जिसमें चर राशि का घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, ये किस रूप का रहा था, आप देखेंगे इसका व्यापक रूप। क्या, किसका व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का। तो हम सिर्फ व्यापक रूप लिख देते हैं। तो व्यापक रूप मतलब ये ओरिजिनल रूप किस रूप में रहता है, ये रहता है ax प्लस बी के रूप में। किस रूप में, ax प्लस, जहाँ a b अचर तथा a बराबर नॉट 0। ये a बराबर नॉट 0 लिखने का क्या मतलब है, आखिर यहाँ पे a और b क्या है, अचर राशि। a b क्या है, ध्यान रखना कि a b अचर राशि, a b कौन सा है, अचर राशि। a b क्या है, a और b जो रहेगा अचर रहेगा। क्या रहेगा, कैसे रहेगा अचर, यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। तो ये जो a है, ये जो x के आगे में जो उसी को कहते हैं क्या हम लोग, ये। तो यहाँ x के आगे में क्या है, 5 है। 5 कौन सी राशि है, अचर है ना, तो इसीलिए लिखिए जहाँ a b क्या रहेगा, अचर रहेगा। और ये 2, ये भी 2 क्या है, b की जगह पे इसमें क्या है, 2। तो ये कौन सी राशि है, 2। तो यानी x के आगे जो रहेगा और ये पीछे जो रहेगा, ये दोनों कौन सी राशि रहेगा, अचर। यहाँ पे अब ये मत समझना है कि a b, यहाँ पे सर a b c d लिख दिए हैं तो चर राशि होगा, नहीं। इसीलिए हम समझा दिए हैं कि यहाँ x यहाँ पे चर राशि, x इसमें क्या है, इसमें x चर राशि। क्या है, x चर राशि है। और a b क्या है, अचर राशि। कैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ x के आगे क्या है, 5, ये कौन सी राशि है, अचर राशि। और यहाँ पे 2 है, ये भी क्या है, अचर राशि। और ये x क्या है, चर राशि। तो a b क्या होगा, अचर राशि। और हम लिखें a बराबर 0 नहीं, बराबर काट इसका मतलब 0। तो a बराबर 0 नहीं क्यों कहा, b बराबर कहाँ, b बराबर लिखें क्या, b बराबर 0 नहीं, ऐसा कुछ। इसका मतलब क्या है कि a बराबर 0 नहीं होगा, a बराबर b बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल बहुत हम लिखे इससे पहले। यहाँ क्या लिखा हुआ,
2x, इस किस रूप में लिखा हुआ है 2x। अब प्लस पीछे में कुछ है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो कितना है प्लस 0 है, क्या प्लस 0 है माइनस 0 वही बात होता है, तो 0 है, तो 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो ये किसके जगह पर ये है b के जगह, इसका मतलब इसमें b का मान कितना है 0। और एक बात समझने वाली बात है, कहीं अगर इस तरह लिखा हुआ एक ही पद लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें अपने से समझ जाएंगे कि b का वैल्यू इसमें कितना है 0, क्योंकि इस प्रकार ये इसका ओरिजिनल रूप क्या, पहले इसको ओरिजिनल रूप में लाएंगे, 5x को इसको व्यापक रूप में भी लिखना है और 5x में कोई परिवर्तन भी नहीं आना। अगर इसको मैंने +1 लिख देंगे तो ये तो 5x + 1 हो गया, 5x से एक ज़्यादा हो गया, लेकिन हमको इसको 5x भी लिखना है और इसमें b को भी दिखाना, 5x लिखना और b को दिखाने का मतलब कि इसको व्यापक रूप में लिखना। व्यापक रूप इसका होता क्या, ax + b, यानी a भी रहना चाहिए और b भी रहना चाहिए, वही होता है व्यापक रूप। इसको व्यापक रूप में दिखाने के लिए क्या लिख सकते हैं 5x + 0, क्या लिख सकते हैं व्यापक रूप में दिखाने के लिए 0। तो इसमें b का मान कितना हो गया 0। इसका मतलब जो भी एक पद में लिखा हुआ उसका b का मान कितना है, अब यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है तो इसमें a का मान कितना है बताओ तो, इसमें a का मान कितना है, x सिर्फ लिखे तो इसमें a का मान 1। हम बोले हैं कि x के आगे जो रहता है वो होता है a, कुछ नहीं रहता तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा x को, तो इसका मतलब इसमें a का मान कितना है 1, तो a बराबर 1 और इसमें b का मान कितना है 0। तो ये भी दो बात समझने वाला है, यहाँ फिर से समझो। देखो अगर सिर्फ लिखे हम 3x तो इसमें a का मान तो ये दिख रहा है, a तो दिख रहा है, b कुछ नहीं कितना है 0, क्योंकि इसको जब b का मान तभी निकलेगा जब इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। कब निकलेगा, व्यापक रूप में लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 3x + 0, इसका मतलब b का मान कितना हो गया 0 और a का मान तो दिख रहा है आगे में, x के गुणांक में, x के गुना के रूप में जो रहता है उसको कहते हैं a। याद रखना रैखिक बहुपद में x के गुणांक को कहते हैं a। x के गुणांक का मतलब क्या, x के साथ जो गुना में रहता है उसको क्या कहते हैं a, और जो बाकी अकेला रहता है ये अकेला, देखो ये अकेला जो रह गया इसको क्या कहते हैं b, अचर राशि यानी b। ये तो यहाँ पे 3 दिख रहा, कंफ्यूजन करने के लिए कभी रहेगा सिर्फ x लिखा हुआ, इसमें अब a b का मान बोलेगा तो कितना होगा a का मान, कुछ नहीं है तो आगे में 1 मल्टीप्लाई रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। गुना में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, जोड़ में कुछ नहीं है तो 0 है, दोनों बात ध्यान समझना। जोड़ में कुछ नहीं है तो 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी संख्या में 1 से, ये पहले क्या था x ना लिखा हुआ था, तो x का व्यापक रूप जब लिखेंगे इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, रैखिक बहुपद के रूप समीकरण कहते हैं, सॉरी रैखिक बहुपद के रूप में जब लिखना हो तो इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। किस रूप में, व्यापक रूप में लिखने के लिए हमको क्या कहा, इतना परिवर्तन, सिर्फ यहाँ देखो x अकेला लिखा हो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे 1 × x + 0, क्योंकि 1 से गुना करने पर x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x ही रहेगा, और 0 जोड़ने पर भी कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो x के गुना के साथ जो रहता है उसको क्या कहते हैं a, और ये प्लस में जो रहता है b। इसका मतलब कहीं भी अगर z लिख दी है बहुपद में, रैखिक बहुपद में एग्जांपल में अगर z लिखा हुआ है, इसका मतलब a का मान कितना, a का मान 1 और b का मान, अब ये मत समझना कि यहाँ से सिर्फ आप तो दे दिए x वाला, तो यहाँ समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लिख देते ऊपर में एग्जांपल। अब ये मत समझना कि सिर्फ x में होता है, यहाँ इस प्रकार भी रह सकता है 2y + 3 5y - 2 2y, ABCD कोई भी रह सकता है अचर राशि। हम बताए थे ना बहुपद, इसको बोलेंगे px, इसको बोलेंगे py। बहुपद में चर राशि एक होना चाहिए, वो x y z कुछ भी रह सकता है, x y z कुछ भी रह सकता है। सिर्फ अब x वाला एग्जांपल हम दे रहे थे, कंफ्यूजन मत कर जाना, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x ज़्यादा हाथ में रहता है बैठा हुआ, तो इस प्रकार भी रह सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ 2y, तो इसमें a का मान कितना, a का मान 2, b का मान 0। अगर लिखा हुआ 3z, तब इसमें a का मान 3, a का मान, b का मान, ये सभी बहुपद के रूप में लिखा हुआ। एक इसमें चर राशि होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, चर राशि होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, x हो, y हो, z हो, a b c d भी हो। अब इसको हम बढ़िया समझने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं। कन्फ्यूजन अभी हम हर एक कन्फ्यूजन मिटा देंगे। कहीं लिखा हुआ है 3a + 5, अब बोलो इस बार जो है ये a इसमें चर राशि है, ध्यान रखना
इस समीकरण बहुपद में जो है ए चर राशि है, यहाँ को वाला ए को कहते हैं अचर, न कि ये वाला। इस बार ये किसके रूप में काम कर रहा है? चर राशि के रूप में, याद रखना। समझ में आया? कहीं लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा भर गया बोल क्या, यहाँ लिखा हुआ 2b + 5। इस बार ये b क्या है? चर राशि है। यहाँ लेकिन हम क्या लिखे हैं? ए बी क्या है? अचर राशि। लेकिन कहाँ यहाँ व्यापक रूप में ए है कहाँ पर? देखते x के आगे में है, x के यहाँ x कहने का मतलब यहाँ हम लिख दिए क्या, यहाँ चर राशि हो सकता है, सिर्फ x ही नहीं हो सकता, x y z a b c d कुछ भी। लेकिन यहाँ पे कौन सी राशि होगा? चर राशि। कौन सी राशि होगा? चर राशि। तो इतना तुम लोग समझ गया। दूसरा भी तरह का एग्जाम्पल देके समझते हैं। 5z - 2। अब बोलो b का मान कितना है? b का मान 2। गलत है, b का मान 2 नहीं है, -2 है। इसको ये व्यापक रूप में नहीं लिखा हुआ, ध्यान देना। ये व्यापक रूप में, इसका व्यापक रूप क्या होगा यहाँ समझो, 5z + -2। क्या समझा? तो माइनस वाला में भी कन्फ्यूजन होता है। तो सभी ऐसा नहीं हो कि आगे जा कोई दिक्कत, यहाँ क्लियर A to Z। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में लिख सकता है। नहीं तो यहाँ देखो, तो इस बार b का मान कितना है? -2। समझ में आया? माइनस वाला हम कैसे लिखेंगे? b का मान इसमें कितना? -3। क्यों? कभी भी इसको पहले व्यापक रूप में दिखा देना। किस रूप में? हमेशा याद रखना, व्यापक रूप में बीच में कितना होता है? प्लस। तो इसको व्यापक रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ax + 3, x + 3, यहाँ -3। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस गुना होकर वापस क्या बन जाता है? माइनस ही बन जाएगा। जब ये दोनों गुना होगा तो क्या बन जाएगा? ये दोनों गुना होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये इस रूप में व्यापक रूप में लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें परिवर्तन कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, आएगा ना। अब हम जैसे बोले थे x को लिख सकते हैं x 1 × x + 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये x के बराबर आएगा, ये x रहना चाहिए। व्यापक रूप में लिखने का मतलब नहीं कि उसके वैल्यू में परिवर्तन कर दे हम लोग कुछ नहीं। अब इसको व्यापक रूप में लिखने का मतलब क्या, यहाँ से प्लस हटा के 2 लिख देंगे। इसको लिखने बोलेगा तो क्या लिख देंगे? 5a + 3 नहीं, 5a - 3 ही आना चाहिए व्यापक रूप में लिखने का मतलब। तो माइनस में प्लस व्यापक रूप में भी लिखना हमको, और वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। तो लिखेंगे 5a + और -3, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस गुना होगा तो वापस क्या बन जाएगा? तो समझ गया? अगर माइनस हो जाएगा तो b का मान कितना रहेगा? तो ये हो गया रैखिक बहुपद। ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। तो क्या समझे? रैखिक बहुपद में a का मान कभी 0 नहीं होगा। अब समझते हैं a का मान 0 क्यों नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखते हैं 2a + 5, इसमें तो a का मान कितना है? 2 है। अब कोई समीकरण में इसकी जगह हम 0 रख दिए, माना कि 0a + 2 लिखा हुआ कहीं, 0a + 2। तो 0 से a गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब प्लस क्या बचेगा? सिर्फ 2। तो इसमें चर राशि कहाँ है जो बहुपद बोलेंगे? चर राशि है। हम बहुपद पढ़ाते समय से पहले व्यंजक पढ़ाए थे, बीजीय व्यंजक, और बोले थे चर और अचर के संयोजन को कहते हैं हम लोग व्यंजक। व्यंजक में से ही विशेष प्रकार के व्यंजक को बोले थे बहुपद। तो इसका मतलब उसमें बहुपद में चर और अचर दोनों रहना आवश्यक है। तो इसमें देखो, यहाँ से तो चर राशि गायब हो गया, सिर्फ क्या बच गया? 2। सिर्फ क्या बच गया? 2। तो इसीलिए b का मान क्या नहीं होगा? b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ लिख दिए 0 × x + 5। तो इंटू है ये, तो 0 से कोई भी दुनिया को में किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वो क्या हो जाता है? 0। तो 0 × x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 + 5। सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया? 5। इसमें तो चर राशि है नहीं, तो ये बहुपद होगा नहीं होगा। तो यही बात ध्यान रखना है कि चर राशि रैखिक बहुपद में a = 0 नहीं होता, a = 0 नहीं होता। ये हो गया रैखिक बहुपद।